हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 12 ऑफ सितंबर को दो आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी स्टॉक बांग्लादेश। इस आर्टिकल में हम लोग बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल अपीवल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, जो करंट स्टेटस है, और इंडिया का जो इंटरेस्ट है किस तरीके से वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशन होंगे रीजनल स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया सिकल सेल चैलेंज। सिकल सेल डिसीज़ होती क्या है, इंडिया में डिसीज़ बर्डन कितना है, कुछ डेटा हो जाएगा इससे रिलेटेड, ये एस्पेक्ट करेंगे कवर। और अभी सरकार ने नया मिशन लाया है और सरकार आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस फेस करेगी टू एलिमिनेट दिस डिसीज़ एंड देन वे फॉरवर्ड। ये हमारा फॉर्मेट होगा, इसमें हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें लिख करके। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी स्टॉक बांग्लादेश। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और 2024 में आपको मेंस में अभी जो आने वाला है 10 दिन बाद उसी पेपर में क्वेश्चन दिखने वाला है। इस बार बांग्लादेश से रिलेटेड काफ़ी चांसेस हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ रीसेंट पॉलिटिकल अपहीवल इन बांग्लादेश फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंडियाज इंटरेस्ट। जो रिसेंटली बांग्लादेश में पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है, पॉलिटिकल कियोस चल रहा है, उसके भारत पर क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी पे क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में हम जो करंट स्टेटस है या फिर करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी आने के रीज़न के बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो बच्चों के द्वारा शुरू किया गया था और ये कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में था, जिसमें फ्रीडम फाइटर के जो डिसिडेंट्स थे उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जा रहा था। तो उसी के रिजर्वेशन के अगेंस्ट में ये कोटा शुरू हुआ था। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना अवामी लीग गवर्नमेंट, उन्होंने स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट को बहुत जो है तेज़ी से सप्रेस करने की कोशिश की और इवन जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा वायलेंट मेजर्स भी लिए गए, जिसमें बच्चों को काफ़ी इंजरी भी हुई और कुछ लोगों की जान भी चली गई। सो इन इवेंट्स के बाद ऑलमोस्ट सारा अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट सब एक मिलके प्रोटेस्ट करने लगे। उसके बाद कोटा सिस्टम को वापस भी ले लिया गया। उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहा बिकॉज देयर वॉज अ एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द शेख हसीना पर्सनली। और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया कि शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। इंडिया में उन्होंने जो है कुछ समय तक स्टे किया है। अभी क्या स्टेटस है हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, अभी क्या हो रहा है करंट प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक अंतरिम सरकार, इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, जो कि जिसके हेड हैं मिस्टर यूनस, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और नोबल लॉरिएट हैं। इन्हें आर्मी की भी बैकिंग है और जो अपोजिशन के लीडर्स हैं अभी उनकी भी बैकिंग है। लेकिन रिसेंटली जो चीफ जस्टिस थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, कई सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, सबको प्रोटेस्ट चूँकि अभी भी चल ही रहा है उसमें सारे जो गवर्नमेंट अधिकारी थे उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। सो जो करेंट गवर्नमेंट है उसके लिए एक बहुत ही मैमोथ टास्क है, बहुत ही बड़ा टास्क है कि जो अभी अनरेस्ट है उसको सबसे पहले शांत करना है और वापस स्टेबिलिटी इंश्योर करना है। सो ये आपका जो प्रेजेंट स्टेटस हो जाएगा। अभी और क्या इशू चल रहा है, इशू अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स का ये केंद्र बन सकता है वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। इन दोनों के जो है ये गेम पॉलिटिक्स का
एक केंद्र सेंटर बन सकता है, और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और ऐसी कंट्री होगी जो इंडिया के जिससे रिलेशन हो सकता है कि आने वाले समय में ख़राब हो जाए, और वहाँ पर इस तरह का बाहर की पावर्स का इंटरवेंशन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सो ये हमारे कुछ जो पॉइंट्स हो जाएंगे करंट प्रोटेस्ट से रिलेटेड, करंट स्टेटस से रिलेटेड। चीज़ें क्लियर है? नाउ इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज इंटरेस्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी। सो पहला इम्प्लीकेशन क्या है, क्या परिणाम हुआ है इस प्रोटेस्ट का? इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन बांग्लादेश। डेमोक्रेटिक वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। ये अगर प्रोटेस्ट देखें तो काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट रहा है, और हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट में देखा कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को टारगेट कर रही। सो माइनॉरिटी के राइट्स यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली आप देखें तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ख़त्म हो चुके हैं। इंतरिम सरकार ज़रूर बनी है, लेकिन आर्मी का उनको कब तक सपोर्ट रहेगा कोई गारंटी नहीं। सिविल सोसाइटी चाहती है तुरंत के तुरंत इलेक्शन हो, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन हो सकता है अंतरिम सरकार इलेक्शन ही ना कर पाए, वापस जो है ऑटोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए, या फिर मिलिट्री जो है कूप कर दे और मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाए। सो बांग्लादेश में एक अनसर्टेनिटी है कि दोबारा से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी या नहीं होगी, ये हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और ये सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है, और इंडिया और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा क्या इशू है? राइजिंग इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म। सो सेक्युलर कंट्री है बांग्लादेश, माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। मेजॉरिटी यहाँ पर इस एज अ रिलीजन इस्लाम है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि प्रोटेस्ट की आड़ में जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो जो है बेसिकली वॉलेंट मेजर्स का यूज़ कर रहे हैं, और माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, और उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। सो राइजिंग इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म के कारण जो रीजनल स्टेबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जनरली इंडिया रिलीजन और पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है, हमेशा इंटेंशन यही रहता है कि इसे बैलेंस करे, लेकिन जो रीसेंट इस्लामिक रेडिकलिज्म बढ़ रहा है उससे इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसे आगे बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सो ये एक जो है आपका इम्प्लीकेशन हो जाएगा। इंडिया क्या सिर्फ उम्मीद कर सकता है? सिर्फ इतना उम्मीद कर सकता है कि जो बांग्लादेश में अभी भी वो जो 1970s में इंडिया ने रोल अपनाया था वॉर के समय में, वो वाले सेंटिमेंट्स हो इंडिया के लिए, थोड़े बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो, जो भी एंगर है वो शेख हसीना और आवामी लीग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही होना चाहिए, ऐसा सिर्फ इंडिया उम्मीद कर सकता है, ताकि पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है वो आगे भी बना रहे, और इंडिया के जो रिलेशन है बांग्लादेश से वो भी आगे तक बने रहे। सो 1970s में जो इंडिया ने हेल्प की थी, अगर वो लोगों को याद होगा तो हो सकता है कि वापस जो इंडिया के साथ रिलेशन होंगे बांग्लादेश के वो बेहतर हो सकते हैं। एक और इशू क्या आ सकता है? जो नेक्स्ट इशू आएगा वो है इंडिया में सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस भी बढ़ सकता है। अगर शेख हसीना गवर्नमेंट की बात करें, आवामी लीग की बात करें, तो जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि बांग्लादेश में जाके छुप जाया करते थे, वो मिलिटेंट ग्रुप को इंडिया और बांग्लादेश ने मिल करके ख़त्म किया था आवामी लीग गवर्नमेंट के समय में। लेकिन जो करेंट गवर्नमेंट है, हो सकता है कि वापस से ये जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको सपोर्ट करने लगे, या फिर उनको अपनी टेरिटरी में शेल्टर देने लगे। सो इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी रिवाइव हो सकती है, और बहुत सारे ग्रुप वापस एक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, द मीज़ो नेशनल फ्रंट एंड द NSCN। ये सारे वापस मिलिटेंट ग्रुप क्या हो सकते हैं? रिवाइव हो सकते हैं। सो इंटरनल स्टेबिलिटी इशू इंडिया में आ सकता है, तो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा? चाइना फैक्टर। चाइना
की स्टेक की बात करें बांग्लादेश में काफ़ी, और इंडिया की स्टेक की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। सो जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के बीच में, वो कहाँ पर हो सकता है, किस टेरिटरी के लिए हो सकता है, बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश के लिए भी ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चाइना भी पुल करेगा, इंडिया भी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया के लिए इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि जो अवामी लीग गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया मानी जाती थी। सो अगर उनके अगेंस्ट में एंगर है तो हो सकता है कि जो करंट गवर्नमेंट बने या फिर जो इंतरिम गवर्नमेंट है वो चाइना के तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा सकती है। सो चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में दोबारा बढ़ सकता है, इनफैक्ट अपने बैकयार्ड में दोबारा बढ़ सकता है ना। ये साउथ एशिया हमारा बैकयार्ड है, मतलब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये सारे के सारे, और अगर ये किसी और के साथ जाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, और चाइना के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो ये हमारे कुछ अपने क्या हो जाएंगे, implications हो जाएंगे। फॉर इन इंडिया wrestling with the problem of having to deal with difficulty and uncertain situation along much of its periphery, especially to the west and the northwest, the Bangladesh development could not have come at a worse time. In the east, it now confronts a Bangladesh that appears to shift from being a friendly neighbor to a problem state. So अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहा है। अगर आप नॉर्थ और वेस्ट में देखेंगे तो नॉर्थ साइड चाइना है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वेस्ट में बोल लेते हैं, अफ़गानिस्तान भी बॉर्डर नॉर्थ साइड से लगी हुई है। सो नॉर्थ वेस्ट अगर जगह पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया के जो रिलेशन हैं अपने नेबर्स के साथ बहुत ख़राब है। नेपाल के साथ भी उतने अच्छे नहीं है, सिर्फ भूटान के साथ पीस है। म्यांमार के साथ भी ख़राब हो चुके, मतलब म्यांमार के साथ अभी मिक्स रिलेशन है, ख़राब नहीं बोल सकते, वहाँ पर कूप आया है लेकिन रिलेशन मिक्स है। और बांग्लादेश भी गया इंडिया के हाथ से। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया के रिलेशन है अपने नेबर्स के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सो इंडिया को न्यू स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी फॉर डीलिंग विद द इमर्जिंग सिचुएशन। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया सिकल सेल चैलेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। डिसीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिसीज़ थीम के अंदर आपको सिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि 2023 में आपको स्कीम के बारे में प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन मेंस में नहीं आया है, मेंस में आ सकता है, और दोबारा से सिकल सेल डिसीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है शुरू किया था 2023 में, जिसका टारगेट था टू एलिमिनेट सिकल सेल डिसीज एट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2047। तो 2047 तक जो है सिकल सेल को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है सरकार के द्वारा, और नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है शुरू किया गया है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इस डिसीज़ से रिलेटेड उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली सिकल सेल डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। सो डिसीज़ क्या है, क्या चैलेंजेस सरकार फेस करेगी इसको एलिमिनेट करने के लिए, और एक्स्ट्रा सरकार क्या कर सकती है, सो वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। ठीक, सिकल सेल डिसीज इज कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। इफ parents carry the sickle cell trait, the child has a significant chances of being born with the disease. So जो सिकल सेल डिसीज़ है वो बेसिकली जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण हो रही है। अगर पेरेंट्स को है ये प्रॉब्लम तो बच्चों में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जनरली होता क्या है, जो हेल्दी पर्सन होता है उसका RBC डिस्क शेप का होता है, डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन सिकल सेल डिसीज़ में ये जो RBC का शेप है वो डिस्क शेप से चेंज हो करके क्रीसेंट हो जाता है। क्रीसेंट मतलब चंद्रमा के जैसे हो जाता है। तो क्रीसेंट होने के कारण ये डिसीज़ होती है लोगों को। जो लाइफ स्पैन होती है
पेशेंट की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लगभग 40 साल के आसपास लोग इस डिसीज़ के साथ जी पाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है, एकदम कर्टेन हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेन जो है आपको इस डिसीज़ जब भी ये डिसीज़ होगी उसके दौरान, जब तक आप मतलब ये क्योरेबल नहीं है, तो जब तक कि आप जी रहे हैं इस डिसीज़ के साथ तब तक आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। इस तरह के कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो इशू है वो है सोशल स्टिग्मा का। इस डिसीज़ के साथ सोशल स्टिग्मा अटैच है। जनरली जिन लोगों को सिकल सेल डिसीज़ होती है वो उन्हें जेनेटिकली इन्फीरियर माना जाता है और उनको सोसाइटी से अलग थलग रखने लगते हैं लोग। इसके साथ साथ इस डिसीज़ को कुछ ट्राइबल एरिया में गॉड कर्स भी माना जाता है कि भगवान ने जो है तुम्हें कर्स दिया होगा, या पिछले जो जन्म है उसमें तुमने सही कर्म नहीं किए हैं इसलिए तुम्हें पनिशमेंट दिया गया है। कुछ जगह इस कंडीशन को ब्लैक मैजिक से भी एट्रीब्यूट किया जाता है। ज़्यादातर ये जो डिसीज़ है इंडिया में ट्राइबल बेल्ट में ही देखने को मिल रही है। जो पेशेंट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर हैं? ट्राइबल बेल्ट, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। With over a million people affected with sickle cell disease, India bears the world's second largest burden of this condition. So million of people, और उससे ज़्यादा 10 लाख हैं, उनसे ज़्यादा लोग हैं जो कि सिकल सेल डिसीज़ से अफेक्टेड हैं। और इंडिया में जो डिसीज़ का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड की अगर कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट जो है सिकल सेल अफेक्टेड लोग हमें मिल जाएंगे। क्लियर हैं चीज़ें? सो ये हमारा जो सिकल सेल वाला डिसीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था वो हो जाएगा। अब सरकार ने प्रोग्राम शुरू की है, तो प्रोग्राम का पर्पस क्या है? 2047 तक इसे एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए सरकार का जो फोकस होगा वो किस पे होगा? स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे। सो लार्ज स्केल स्क्रीनिंग प्रोग्राम इज़ अंडर वे नेशन वाइड। सो लार्ज स्केल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू हो गए। जब तक स्क्रीन नहीं करेंगे लोगों को तब तक पता कैसे चलेगा डिसीज़ कहाँ तक है और कितने लोगों को है, तभी तो ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीयूरिया, a vital medicine for treating sickle cell disease has been included in essential medicine list. So ये हम जानते हैं कि सिकल सेल डिसीज़ को क्योर नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट अ क्योरेबल डिसीज़, लेकिन आपकी जो परेशानी है, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। और उसके लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम यहाँ हाइड्रोक्सीयूरिया लिखा हुआ है, इसे एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट में शामिल किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सरकार इसके प्राइस को कंट्रोल कर पाएगी, कंट्रोल करेगी, सस्ता कर देगी, तो इससे लोग इसे आसानी से खरीद पाएंगे। सो होगा क्या? एक्सेस बढ़ जाएगा। While the measures such as this will help detect and treat sickle cell disease, there are still many challenges. सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्शन हो और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जा सके, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि सरकार को आगे फेस करना होगा। Our estimated suggests that only 18% of people affected by sickle cell disease in India are receiving consistent treatment. So, total जितने भी लोग हैं सिकल सेल डिसीज से अफेक्टेड उसमें से केवल 18% लोग ऐसे हैं जिन्हें कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। दिस इज़ बिकॉज पेशेंट्स ड्रॉप आउट एट ऑल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो बीच में ही भाग जाते हैं। कहाँ कहाँ भाग सकते हैं? पहले तो while getting screened for the disease, or while getting diagnosed, while starting treatment, or while trying to adhere to treatment. So स्क्रीनिंग के समय में, डायग्नोस होने के समय में, डायग्नोस हो गया उसके बाद भाग गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया उसके बाद भाग गए, ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं किया, है ना, ट्रीटमेंट के डर से भाग गए। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेज में भाग जाते हैं। जो लार्जेस्ट ड्रॉप है वो डायग्नोसिस के समय में और ट्रीटमेंट अधेरेंस स्टेज के समय में हमें देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू राइटर, है ना। सो राइटर की जो स्टडी है उसके हिसाब से जो लार्जेस्ट ड्रॉप आउट है वो कहाँ पर है? डायग्नोसिस स्टेज में और ट्रीटमेंट अधेरेंस स्टेज में, मतलब लास्ट स्टेज में, जब आपने दवाई तो शुरू कर ली लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि अरे यार ये तो ट्रीटेबल ही नहीं है, बस दवाई खाते जा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं छोड़ यार अब
जो होगा देखा जाएगा। सो लास्ट स्टेज में बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। गेटिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस इज अ चैलेंज एज मैनी पीपल हेजिटेट टू सीक सपोर्ट ड्यू टू स्टिग्मा एसोसिएट विथ कंडीशन। तो पहला जो इशू है वो क्या है कि भाई जो डायग्नोसिस है वो करेक्ट होना वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस डर से कि इस तरह की बीमारी ना निकल जाए डायग्नोसिस ही नहीं कराते। क्या करते हैं, ट्रेडिशनल हीलर्स, आयुर्वेदिक या फिर ऐसी नॉर्मल जो बाबा वाबा रहते हैं उनके पास चले जाते हैं कि उनको दिखा के काम बन जाए। और ऐसे में क्या होता है, जो डिसीज़ है उसका डिटेक्शन बहुत ज़्यादा लेट होता है और कई बार मिसडायग्नोज भी हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए कि ऐसे लोगों को इंक्लूड करना है और जल्द से जल्द डायग्नोस कराना है। ट्राइबल अगर बेल्ट की बात करें तो वहाँ पर जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं या पब्लिक सिस्टम है उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मिसट्रस्ट है, और जनरली वो जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं उनके पास ही जाते हैं। सो ऐसे में डायग्नोसिस में और देरी हो सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सेकंड जो बिग ड्रॉप है वो ट्रीटमेंट अधेरेंस में आ रहा है। चूँकि परमानेंट क्योर अवेलेबल नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। जो रिसर्च हो रही है जीन थेरेपी में वो प्रॉमिसिंग है, रिजल्ट्स भी बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो अफोर्डेबल ही नहीं रहने वाली है अगर ये जीन थेरेपी अवेलेबल हो भी जाती है तो। At present, relatively inexpensive drugs such as hydroxyurea are effective for most patients if administered with the right dosage and frequency. अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो जो इनएक्सपेंसिव ड्रग है हाइड्रोक्सी अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो जो इनएक्सपेंसिव ड्रग है जिसकी हमने ऊपर बात की थी हाइड्रोक्सीयूरिया, ये इफ़ेक्टिव है अगर इसे राइट डोसेज और फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाए तो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस दवाई का रेगुलरली सप्लाई नहीं हो रहा है और अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आ रहा है। सप्लाई का तो बहुत बड़ा इशू है, कई बार क्या होता है कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती और पेशेंट्स को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कई बार पेशेंट्स को 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना होता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। इन सारे रीजंस के कारण जो ट्रीटमेंट है वो उनको मिल नहीं पाता है और फिर वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वो सोचते हैं यार इतना आना जाना इतना पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ज़्यादातर टाइम ये जो मेडिसिन है ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। सो ये सारे एक चैलेंजेस के कारण जो लोग हैं वो फोर्थ स्टेज में अधेरेंस टू ट्रीटमेंट वाली स्टेज में ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सो ये सारे चैलेंजेस को सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कवरेज है सेवरल वैक्सीनेशन का विच रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट्स रिमेन पुअर। जो साथ में इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू, और वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ज़्यादा पुअर है स्पेशली ट्राइबल बेल्ट एरिया में। सो ये चैलेंजेस हैं जो कि सरकार के लिए होंगे। नाउ वे फॉरवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए हैं इसे किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। फर्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द स्टिग्मा रिलेटेड टू डिसीज़ एंड बिल्ड ट्रस्ट इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो क्या है कि जो स्टिग्मा है इस डिसीज़ के साथ है ना उसे हमें रिड्यूस करना है और इवन ख़त्म करना है। और दूसरा क्या है, हमें पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे जो ट्रस्ट है उसे दोबारा से बिल्ड करने की ज़रूरत है स्पेशली ट्राइबल बेल्ट एरियाज़ में। सो ये दो हमारी जो है प्रायोरिटी पर रहेगा, ये दोनों चीज़ें हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। अब जो स्टिग्मा है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, अवेयरनेस कैंपेन से। अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू आप जो है जितने भी मिथ है उसे बस्ट कर सकते हैं और हमें क्या करना होगा, जो मिथ है उसे रीजन वाइज और ट्राइब वाइज बस्ट करना होगा। मतलब कुछ ऐसी ट्राइब है जहाँ इसे ब्लैक मैजिक मान रहे हैं, अलग अलग ट्राइब में अलग अलग धारणाएं हैं इसको ले करके। सो आपको टेलर मेड कैंपेन करना पड़ेगा और जिसमें है ना मीडिया काफ़ी हेल्प कर सकता है, सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो अवेयरनेस कैंपेन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जिसके थ्रू स्टिग्मा जो अटैच है
वो ख़त्म हो जाएगी। एक बार स्टिग्मा अटैच हुई तो लोग सामने आएंगे, डायग्नोसिस कराएंगे। अगर डायग्नोसिस कराएंगे तो क्या होगा कि जो पेरेंट्स है उनके थ्रू बच्चों में ये कैरियर और ट्रेड्स जा रहे हैं, ये जाना कम हो जाएंगे। और जो फ्यूवर वुमेन होगी वो इस तरह के बच्चों को जन्म देगी जो कि इस कंडीशन से जो है अफेक्टेड है। चीज़ें क्लियर है। सो आने वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर लोग प्रॉपरली डायग्नोसिस कराते हैं तो। नेक्स्ट क्या होगा सेकंड, given that the cases are often missed and diagnosis delayed, there could be increasing screening for newborns, especially जो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है वहाँ पर अगर हम न्यूबॉर्न का टेस्ट करें, जैसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं तुरंत टेस्ट कर लो और देख लो कि सिकल सेल डिसीज़ के सिम्टम्स तो नहीं है, प्रॉपरली डायग्नोसिस कर लो। तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग अर्ली स्टेज में ही इस डिसीज़ को डायग्नोसिस कर पाएंगे। अगर अर्ली स्टेज में डिसीज़ डायग्नोसिस हो गई तो इफ़ेक्टिवली आप क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन उसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रग है एज वेल एज अधरेंस सपोर्ट मस्ट बी अवेलेबल क्लोज टू पेशेंट्स इन द नियरेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ड्रग की अवेलेबिलिटी करवाओ। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसे दोबारा चलवाना पड़ेगा ताकि जो इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है वो भी कंट्रोल हो सके, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो भी कंट्रोल हो सके। इस फिफ्थ क्या होगा, हेल्थ इन ट्राइबल एरिया शुड बी ऑपरेशनली स्ट्रेंथन बाय फैक्टरिंग इन कंडीशन यूनिक टू दिस एरिया। हेल्थ केयर शुड ऑल्सो बी एडुकेटली फंडेड। सो जो हेल्थ केयर है ट्राइबल एरिया में वो प्रॉपरली फंडेड होना चाहिए और यहाँ पर ट्राइबल एरिया के हिसाब से है ना, उनकी जो धारणा है उसके हिसाब से, उनका जो कल्चर है उसके हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा बहुत ढालना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो सरकारी अस्पताल है उनमें आकर इलाज करा सके। फाइनली रिसर्च होगी तो हो सकता है कि इंडिया जो है बेहतर पाथवे डेवलप कर ले और इस डिसीज़ का क्या पता क्योर जो है आ जाए। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। सिविल सोसाइटी का रोल, फिलैंथ्रोपिस्ट का रोल वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कार्य करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस डिसीज़ को जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जा सकेगा। चीज़ें क्लियर है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।